1919 के अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी। आज के हमारे प्रश्न का टॉपिक हिस्ट्री है। आइए आज का हम प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? ऑप्शन ए है न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच शक्ति का पृथक्करण। ऑप्शन बी है केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। ऑप्शन सी है भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं वायसराय की शक्तियां, या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। आइए अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता से संबंधित है, अतः सही उत्तर बी है। 1919 के अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन व द्वैध शासन की स्थापना की गई। इसके अनुसार सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। केंद्रीय सूची में वर्णित विषयों पर सपरिषद गवर्नर जनरल का अधिकार था, जैसे विदेशी मामले, रक्षा, डाक तार, सार्वजनिक ऋण आदि। प्रांतीय सूची के विषय थे स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, भूमि कर, जल संभरण, अकाल सहायता, कृषि व्यवस्था आदि। सभी अवशिष्ट शक्तियां केंद्रीय सरकार के पास थीं। आइए अब भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में देखते हैं। 1919 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत के लिए जाना जाता है। इसमें प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित में बांटा गया। केंद्रीय विधायिका को द्विसदनीय लोकसभा और राज्यसभा बनाया गया और सिखों, एंग्लो इंडियनों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया। अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं: प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया। आरक्षित विषय: पुलिस, न्याय, भू राजस्व जैसे महत्वपूर्ण विषय गवर्नर के पास, जो अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से शासन करते थे। और दूसरा है हस्तांतरित विषय, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन जैसे विषय भारतीय मंत्रियों को दिए गए, जो प्रांतीय विधान परिषद के प्रति जवाबदेह थे। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था: केंद्र में पहली बार दो सदनों वाली विधायिका स्थापित की गई। राज्य परिषद उच्च सदन और केंद्रीय विधानसभा निम्न सदन। सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार: मुसलमानों के लिए शुरू की गई अलग निर्वाचन प्रणाली को सिखों, भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियनों के लिए भी लागू कर दिया गया। केंद्र प्रांत में शक्तियों का विभाजन: केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को स्पष्ट रूप से अलग कर दिया गया, जिससे प्रांतों को अपने बजट बनाने की स्वतंत्रता मिली। मताधिकार का विस्तार: सीमित संख्या में ही सही, लेकिन पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला और संपत्ति या शिक्षा के आधार पर मतदाताओं की संख्या में वृद्धि की गई। लोक सेवा आयोग: भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, 1926 में स्थापित। इस अधिनियम ने भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की नींव रखी, लेकिन यह भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को पूरा करने में विफल रहा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें तथा ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।